हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? 9/4 के तहत आरसीएम के निलंबन के संबंध में अनुसूचना कब जारी की गई थी, है ना? तो इसका आंसर फर्स्ट है 13 अक्टूबर 2017 को आरसीएम के तहत, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे और नोटिफिकेशंस आए थे, तो अभी वो चीज इतने काम की रह नहीं गई है। चलो, रिवर्स चार्ज के मामले में कर का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? रिवर्स चार्ज के मामले में कर का भुगतान करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सप्लायर, रिसिपेंट, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस? फटाफट रिप्लाई करते रहो। अगर ईसीओ में कंफ्यूजन है ना, मुझे कॉल करके पूछना, क्योंकि तुम्हारा क्या कंफ्यूजन है तुम ही मुझे बता पाओगे, है ना? तभी क्लियर होगा। तो प्लीज मुझे एक बार कॉल कर लेना, फिर हम पूछ लेंगे, है ना? तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है, यहाँ पर रिसिपेंट को पे करना है, सप्लायर को पे नहीं करना है। चलो, रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है? पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, रजिस्टर्ड सप्लायर, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, या फिर अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट? फटाफट बताओ क्या होगा। सीधी सी बात है, हमने अभी तक इतनी सारी चीजें देखी, जो रजिस्टर्ड रेसिपेंट होते हैं जनरली वही होते हैं। अनरजिस्टर्ड अप्लायंस हर जगह हमने देखे थे, एग्जाम थे, ठीक है? सीजीएसटी की धारा सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी रिजर्व चार्ज इज एप्लीकेबल व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय unregistered supplier to registered person, unregistered supplier to unregistered person, registered supplier to registered person, registered supplier to unregistered person। फटाफट बताओ क्या होगा। बोलो, 4 का क्या ऑप्शन होगा? फटाफट बताते जाओ। सी, रजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन। किधर लिखा था? किधर ऐसा रूल मैंने अभी पढ़ा है? अभी अभी बताया, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एनी पर्सन टू बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड पर्सन को करता है, आरसीएम देना होगा, ठीक है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो तो अलग केस हो गया, है ना? वहां पर सप्लायर भी रजिस्टर है, और जो व्यक्ति सर्विसेज रेसिपेंट भी है, सप्लायर है, तो वो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, पंजीकृत व्यक्ति को अपंजीकृत, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रेसिपेंट है वो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर आरसीएम किसको देना होगा? सीधी सी बात है, इसको देना होगा। छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज मत हो, है ना? चलो, आरसीएम के मामले में व्यक्ति कर का दावा करने के लिए कब पात्र है? सेम मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, एनी ऑफ 2 मंथ्स, या फिर एनी ऑफ मंथ, एनी ऑफ द, कभी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आरसीएम सेम मंथ, जिस महीने पे किया है उसी महीने आपको पे करना होता है। चलो, क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मौजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? ठीक है, नहीं कर सकते, है ना? वो हमारी अदर सर्विसेज होती है, उसके लिए हम नहीं कर सकते। चलो, क्या इज आईटीसी अवेलेबल टू द सप्लायर सप्लाइंग गुड सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? क्या उनके अंदर आईटीसी अवेलेबल होती है या फिर नहीं होती? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है ना? नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं होती है। क्या है? What is the amount of input tax credit available to a composite dealer filling under reverse charge mechanism? कर का 100% भुगतान किया गया, कर का 50% भुगतान किया गया, शून्य, या फिर कर का कुछ भी चुकाया नहीं गया है? What is the amount of input tax credit available to a composite dealer falling under reverse charge mechanism? बोलो। सी, नील है ना? कंपोजिट डीलर को कुछ भी नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सेल्फ इनवॉइसिंग मस्ट बी डन। क्वेश्चन का फॉर्मेट ही सही नहीं है, ठीक है? आपको समझ में ही नहीं आया होगा क्या बोल गया है या फिर क्या नहीं बोला है ना? दोनों कथन सही है, दोनों कथन नहीं है। अगर आपको आरसीएम के अंदर की बात हो रही है, सेल्फ इनवॉइसिंग मस्ट बी डन या फिर सिंगल कंसोलिडेटेड मंथली इनवॉइस कैन बी इशू,
दोनों स्टेटमेंट का सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्या है ना। तो यहां पर आरसीएम के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होती है ना, सेल्फ इनवॉइसिंग मस्ट बी डन। चलो आगे देखो, क्या नीचे दिया गया कथन सही है? Is the below statement correct? A person is not required to obtain registration if he required to pay tax under reverse charge, but he has not exceeded his threshold limit. उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है, क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या फिर नहीं? बोल रहा है कथन गलत है, क्योंकि व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत पंजीकरण और कर का भुगतान करना आवश्यक है, भले ही सीमा पार की गई हो या फिर नहीं। ठीक है, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। गलत, यदि व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना आवश्यक है तो उसे पंजीकरण तभी प्राप्त होगा जब आरसीएम के तहत आपूर्ति का मूल्य सीमा से अधिक हो। सी बोल रहा है उपरोक्त कथन सही है। सही है, एक व्यक्ति को पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है यदि उसे आरसीएम के अंदर टैक्स का पे करना आवश्यक है और वो सीमा के बावजूद कर योग्य आपूर्ति जो है कर रहा है। फटाफट बताओ। अभी मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट आपको जब भी मैंने रिवीजन कराया तो मैंने बताया है ना, गलत है, क्योंकि यदि व्यक्ति को रिवर्स चार्ज के करना आवश्यक है तो उसे पंजीकरण तभी मिलेगा जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, नहीं तो फिर वो एग्जेम्प्ट में आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना। चलो आगे देखो, चेन्नई तमिलनाडु में माइक्रो अपीयरेंस इन चेन्नई तमिलनाडु अवेज फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज ऑफ 50,000 फ्रॉम प्रभु डिजाइन्स इन सिंगापुर, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। फटाफट बताओ, अब भी जस्ट कराया है। ठीक है, तमिलनाडु में कोई माइक्रो अपैरल्स करके हैं, वो सिंगापुर में प्रभु डिजाइन से इतने की क्या कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज को ले रहे हैं। जीएसटी का भुगतान करने के लिए कौन लाइबल होगा? फटाफट बताओ। माइक्रो अपैरल्स या फिर प्रभु डिजाइन, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। है ना, तमिलनाडु में कौन बैठा है? माइक्रो अपैरल्स, है ना, सर्विसेज के लिए प्रभु डिजाइन से। तो अभी हमने देखा कौन देगा, जो माइक्रो अपैरल्स होंगे जो तमिलनाडु में बैठे हुए हैं, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, अभी हमने देखा है ना, वही होंगे। चलो फटाफट देख लेते हैं। एबीसी इंग्लिश पढ़ती हूँ है ना, कुछ गलत होगा इसमें। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड appointed Mr. J as their independent director and paid him the setting fees. Is the supply covered under RCM या फिर no? सेटिंग फी पे कर रहे हैं ना, तो ये फिर किसके अंदर आएगा? आरसीएम के अंदर आता है। ठीक है, चलो जीएसटी निम्नलिखित में जीएसटी इज पेबल बाय रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। क्लियर है? Services provided by the way of sponsorship to ABC Limited, services supplied by a director of Galaxy Limited to Mr. Krishna, services by Department of Post by way of Speed Post to MNO Limited, services supplied by a recovering agent to SNSP Bank। एक 3 1 4 2 1 2 4, फटाफट बताओ कौन सी होगी? सारे एग्जांपल्स अभी मैंने देखे हैं। ठीक है, अभी क्लास में मैंने अभी सारे एग्जांपल्स अभी बताए हैं, फटाफट बोलो। फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? एबीसी लिमिटेड को प्रयोजन के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लिमिटेड। ठीक है, फर्स्ट आती है आरसीएम में या फिर नहीं आती? बताओ मुझे। आती है। ठीक है, चलो डाक विभाग द्वारा एमएनओ लेफ्टिनेंट को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेवाएं दी गई हैं। एक रिकवरी एजेंट द्वारा रिकवरिंग एजेंट टू एसएनपी बैंक आरसीएम के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा? फटाफट बताओ मुझे, आ क्या रहा है और क्या नहीं आ रहा है? ए बी तो नहीं आएगा। ठीक है, बी तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 3 भी नहीं आएगा। 1 और 4 इसमें ऑप्शन में है, तो 1 और 4 कौन सा होगा? बी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, 1 और 4
एक आता है और 4 अंदर आता है ना, प्राप्तकर्ता के द्वारा, रिसिपेंट के द्वारा देय है, ये बात याद रखो। तो फर्स्ट है और फोर्थ है, क्लियर है। चलो, इन केस ऑफ जीटीए सर्विसेज, टैक्सेस टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ, देखो ये जो 12% 5% वाला केस था ना, वो पूरी तरीके से अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, अमेंडेड है। अभी ये 12%, 13%, 14% वाला कोई केस नहीं है। मैंने जो आपको बताया था जीटीए 7 स्टार वाला, उनको सबको आरसीएम के अंडर है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ये सब एग्जेम्प्ट है, एनी अदर पर्सन एग्जेम्प्ट है, तो वो वाला केस अभी चल रहा है। ये 12% 13% वाला केस जो है नहीं चल रहा है अभी, ये क्या है, अमेंड हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अभी ये वाला केस क्या है, ये पुराना क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, अभी ये नहीं है। 12% 13% जीटीए में पूरी तरीके से चला जा चुका है। अभी हमने जो 7 स्टार पढ़े हैं ना, उनको ही क्या है, दे है, बाकी सब क्या है, एग्जेम्प्ट आते हैं उसमें, क्लियर है। चलो, फिर express parcel post services provided by Department of Post to a business entity, the GST is liable to be paid by, फटाफट बताओ। बिजनेस एंटिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉट एट ऑल सप्लाई। हमने अभी पढ़ा था जब हम देख रहे थे, ठीक है। एनी अदर सर्विसेज में क्या लगता है, पोस्टल डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था ना, अभी जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सर्विसेज दी जा रही थी, पोस्टल डिपार्टमेंट हमने पढ़ा था। यहां पर आरसीएम लगता है क्या, एक्सप्रेस पार्सल, डाक विभाग द्वारा एक व्यवसायिक इकाई को प्रदान की जाने वाली एक्सप्रेस पार्सल पूर्ण सेवाएं, जीएसटी का भुगतान, इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, बिजनेस एंटिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या फिर नॉट एट ऑल सप्लाई है। बोलो। अदर सर्विसेज में मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है ना। अदर सर्विसेज अगर कुछ भी दे रहा है, किसके अलावा, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, और अगर इनवेलप का पोस्ट 10 ग्राम से कम है, वो क्या है, वो एग्जेम्प्ट है ना। इसके अलावा अगर कुछ होगा तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एफसीएम। अगर इसके अलावा कोई भी अदर सर्विसेज देता है तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अब बताओ, अब कौन पे करेगा, बोलो। पे करने की बात हो रही है, ठीक है। कौन पे करेगा, डाक विभाग इकट्ठा करेगा और डाक विभाग ही पे करेगा। क्या हो रहा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर्विसेज कौन दे रहा है, रिसिपेंट की बात ही नहीं हो रही है ना, अदर सर्विसेज है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यहां पे लगेगा। सर्विसेज कौन दे रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट दे रहा है ना। सप्लायर कौन है, पोस्टल डिपार्टमेंट है। तो यहां पर लग क्या रहा है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है। मतलब कौन देगा, डाक विभाग देगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट है वो देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ होता तो एग्जेम्प्ट होता, कोई बात ही नहीं थी। बाकी अगर कोई अदर सर्विसेज है, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, तो वो लेगा बिजनेस एंटिटी से और देगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर जो पे करने वाला है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। पैसा कौन देगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो सर्विसेज ले रहा है वो देगा, ठीक है। ये मत सोच लेना कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट खुद अपने पैसे जेब से देने वाला, नहीं, वो भरेगा, क्लियर है। चलो, श्रीमान एक व्यवसायी, Mr. A businessman who take legal services from individual advocate and pay the tax under RCM by using electronic credit, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं, बोलो। बोलो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आगे देखो, ABC Limited avails services of Rudra Goods Transport Agency for transportation of goods from factory located in Mumbai to its Nasik depot and paid freight 21 lakh and GST is applicable at 5%. Who will pay GST? ये 5% वाला खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 5% वाला मत देखो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने सर्विसेज ली है जीटीए की, है ना, एबीसी लिमिटेड ने, और मुंबई में स्थित अपने कारखाने से नासिक डिपो तक क्या कर रहे हैं, माल का परिवहन कर रहे हैं, रुद्र माल परिवहन एजेंसी से उन्होंने लाभ उठाया है। 2100 का भाड़ा भुगतान, 21 लाख का उन्होंने भाड़ा भुगतान किया है
है ना। तो यहाँ पर कौन पे करेगा, रुद्र गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी करेगा या फिर XYZ लिमिटेड करेगा या फिर दोनों करेंगे, दोनों में से कोई नहीं करेंगे। अभी ये वाला केस ना, मतलब ये इसमें कुछ भी लगता नहीं है, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड है फैक्ट्री, कारखाना इनका है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर अगर ये रजिस्टर है तो यहाँ पर RCM अप्लाई होगा, है ना। हमने 7 स्टार देखे थे, तो अगर वो हैं और उनके अलावा रिसिपेंट अगर ये हैं, है ना, और जीटीए कोई भी सप्लायर है, तो यहाँ पर इनको पे करना पड़ेगा। 50-50% वाला केस अभी सक्षम नहीं है ना, ये वाला अमेंड हो चुका है। सिर्फ इतनी सी बात समझो, अगर वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्टर है या फिर जीएसटी में रजिस्टर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीटीए से कोई भी सप्लाई सर्विसेज ले रहा है सप्लाई से, तो उसे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आरसीएम एप्लीकेबल होगा मतलब क्या होगा, ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है उसे पे करना पड़ेगा। क्लियर है। चलो, मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता के प्रयोजन के लिए भारत ज्वेलर्स ने प्रयोजन सेवा के लिए 50 लाख का भुगतान किया। जीएसटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, भारत ज्वेलर्स होंगे, मिस इंडिया ब्यूटी होगी, या फिर दोनों 50-50% दे देंगे, या फिर कोई में से कोई भी नहीं देगा। फटाफट बोलो। स्पॉन्सरशिप का केस है। हाँ ठीक है, यहां पर कौन होगा, भारत ज्वेलर्स होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। जीएसटी इज पेबल बाय द रिसिपेंट अंडर रिवर्स चार्जन, स्पॉन्सरशिप सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, या फिर ऑल ऑफ द एबव। आरसीएम के अंदर क्या है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, या फिर सभी। ए, है ना। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, बाकी हमने यहाँ पे देख ही लिया है ना। अगर आप एयरबड से ट्रेवल करते हो तो आपको देना पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है। चलो, कोकिला बहन को उद्योग पर निर्भरता के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है, जीएसटी द्वारा दे क्या, कोकिला बहन इज अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जीएसटी इज पेबल बाय, जीएसटी किसके द्वारा दे होगी, ठीक है, कोकिला बहन देंगी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देगी, या फिर सर्विसेज ऑफ एट्रीब्यूटल जो भी होगा वो एग्जेम्प्ट है, या फिर एट्रीब्यूटल सर्विसेज नॉट ए सप्लाई, से हम सप्लाई नहीं मानते हैं, क्या है फटाफट बोलो। सीधी सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देगी, है ना। चलो आगे देख लो। श्री विशाल को एबीसी लेफ्टिनेंट कंपनी, सॉरी, मिस्टर विशाल इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी, नॉट इन कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय जैसे नहीं है, एंड अर्न सेटिंग फी 5 lakhs, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, विशाल पे करेंगे, मिस्टर विशाल, एबीसी लिमिटेड कंपनी करेगी, एग्जेम्प्ट है, या फिर इसे हम सप्लाई के अंडर कवर नहीं करते हैं। फटाफट बोलो। एबीसी लिमिटेड। चलो, श्रीवीर बीमा जीवन बीमा कंपनी के एजेंट हैं, बीमा कंपनी कारों को छोड़कर 8 लाख कमीशन का भुगतान करती है, जीएसटी का भुगतान करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, मिस्टर वीर, जीवन बीमा कंपनी, एग्जाम सप्लाई है, या फिर कोई जीएसटी नहीं लगती यहाँ पे, अभी मैंने बताया था, ठीक है। बी, जीवन बीमा कंपनी, अगर ये एजेंट की तरह काम करते हैं, कोई भी सप्लाई होगा, यहाँ पर कौन होगा, आरसीएम अप्लाई होता है, ठीक है। इन विच केस गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, in which case government is not liable to pay tax, renting of immovable property to registered person, exactly अभी करा है, ठीक है, renting of immovable property to other than registered person, renting of immovable property for residence during, कुछ तो है यहाँ पे, है ना, कुछ तो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन मान लेते हैं, इन विच केस गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ठीक है, पंजीकृत अगर वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है रजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करती है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रजिस्टर्ड ड्वेलिंग करती है, या फिर नन ऑफ द एबव, फटाफट बताओ। अगर गवर्नमेंट पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को, सी क्यों बोल रहे हो भाई, ऊपर के सभी क्यों होंगे,
मैंने अभी आपको रेंटिंग आउट वाले में मैंने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंटिंग आउट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है, अगर रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है ना, अगर रिसिपेंट कौन है, बिजनेस एंटिटी है, और ग्रॉस अमाउंट 5000 के ऊपर जा रहा है ना, 5000 के ऊपर जा रहा है, और ये क्या है, रजिस्टर है, तो फिर क्या होगा, मतलब अगर 5000 के ऊपर, 5000 तक तो एग्जेम्प्ट है, 5000 के ऊपर जा रहा है, रजिस्टर है, तो फिर टैक्सेबल होगा, और किसके अंदर होगा, आरसीएम के अंदर होगा, है ना। और अगर रजिस्टर नहीं है ना, और अमाउंट 5000 के ऊपर जा रहा है, तो ये भी टैक्सेबल होगा, लेकिन किसके अंदर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। 5000 तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद की बात हो रही है ना। और अगर अदर पर्सन की बात होती है, किसी अन्य पर्सन की बात हो रही है, वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, तो वो फिर क्या है, वो फिर एग्जेम्प्ट है, यही अभी बताया था ना मैंने आपको, है ना। अदर है तो वो फिर क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब आंसर दो। तो सीधी सी बात है, यही एक आंसर आ रहा है ना, कि पंजीकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को, या वो पर्सन क्या है, रजिस्टर नहीं है ना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड व्यक्ति के अलावा किसी अन्य को अगर अचल संपत्ति किराए पे देता है, तो फिर क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, फिर वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर फिलहाल ए दिख रहा है, बाकी ए इधर है, बी सी, मतलब एक ऑप्शन नीचे कर लो, वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो अभी क्या है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। माल परिवहन एजेंसी जो है पंजीकृत है और आईटीसी का लाभ नहीं उठाती है ना। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज रजिस्टर्ड एंड डज नॉट अवेल द आईटी, ही प्रोवाइड्स जीटीए सर्विस टू अनदर, आईटीसी होगा, है ना, वहां पे ITC, he provides GTA services to another registered person. Will this transaction fall under RCM? What shall be the GST rate? ये मतलब ये जो है हमारा वो हो चुका है ना, मतलब अभी इसका केस है ही नहीं। 5%, 12% ये वाला नहीं है, कोई पुराने उसका क्वेश्चन होगा, तो इसको ध्यान में रखना। 5%, 3% वाला केस नहीं है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चीजें चल रही है ना। सप्लायर में अगर वो 7 स्टार के अंदर आता है तो फिर आरसीएम है। जो एग्जेम्प्ट वाले केस है, गवर्नमेंट या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी को देता है या अदर पर्सन को देता है, वो एग्जेम्प्ट है। बस इतना ही ध्यान रखना, बस हो गया। ABC Private Limited has taken consultancy services from an engineer in USA. You shall be liable to pay tax under what head? ABC लिमिटेड ने अमेरिका में एक इंजीनियर से परामर्श सेवाएं ली हैं। कौन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और किस मद के तहत? फटाफट बताओ। ABC प्राइवेट लिमिटेड, इट विल पे द टैक्स IGST. ABC लिमिटेड, इट विल पे द टैक्स CGST एंड SGST. इंजीनियर जो है वो टैक्स का भुगतान करेगा और IGST पे करेगा। इंजीनियर टैक्स, CGST और SGST का भुगतान करेगा। क्या होगा, फटाफट बताओ। ये वाला केस अभी हमने डिस्कस किया है। ए आएगा, सीधी सी बात है ना। बाहर से सर्विसेज ले रहा है तो ABC लिमिटेड होगा, वो IGST का भुगतान करेगा। जितना भी वो डॉलर में या फिर जिस भी करेंसी में पे करेगा, उसे इंडियन रुपीज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और फिर उस पर जो है RCM लगेगा, है ना। चलो अभी क्या बोल रहा है, Mr. A was having rupees 50,000 in his credit ledger in the month of January 2018, and in the same month he made purchase on which tax of rupees 30,000 under RCM was not to be pay. Which of the following method can be used for the same? है ना। एक क्रेडिट लेजन 50 रुपए, उसी महीने उन्होंने खरीदारी की जिस पर 50,000 रुपए का कर लगा। RCM के तहत 30,000 का भुगतान किया जाना था। इसके लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? 30,000, 50,000, pay rupees 30,000 by utilizing ITC of 50,000, pay rupees 30,000 from cash ledger, pay rupees 50,000 from by cash and utilize ITC for the balance amount. Any one of the above can be followed. फटाफट बताओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कैश लेजर से भुगतान कर सकता है ना, हमने देखा था ना, तो सीधी सी बात है, जो भी उसके पास कैश लेजर में है उसमें से 30,000 का भुगतान कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। GTA is under expansion mode and is acquiring lot of trucks for the transportation. It wants to take the ITC on such capital goods. What rate shall be charged in order to avail the ITC?
ये जीटीए वाला, ये जो परसेंटेज वाला था ना, वो पूरी तरीके से अमेंडेड है ना। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं फिलहाल अब ध्यान मत दीजिएगा, पर अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ऐसा तो याद रखिएगा 12% है ना। अगर मान लो वो लोग नहीं देते तो बाकी 12%। एबीसी नेशनल बैंक ने एक डिफॉल्टर श्री को भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए श्री ए को एक रिकवरी एजेंट नियुक्त किया। इस आपूर्ति में कर का कौन भुगतान करेगा? एबीसी नेशनल बैंक, मिस्टर ए, मिस्टर बी, या फिर कोई भी नहीं। एजेंट के केस में हमने देखा था ना, मिस्टर ए क्यों करेंगे राजेश्वरी, है ना। सीधी अभी बैंक वाला हमने केस देखा था ना, एबीसी नेशनल बैंक ने एक डिफॉल्टर श्री को भुगतान की गई राशि को वसूली के लिए ए को एक रिकवरी एजेंट नियुक्त किया है। इस आपूर्ति में कर का भुगतान कौन करेगा? बैंक है ना, एबीसी नेशनल बैंक। अभी एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, ये वाले सारे केस हमने देखे थे ना। चलो, मिस्टर ए, a GTA in Delhi supplied services of rupees 60,000 to Mr. Q, a registered person in Delhi, and the entire amount was being paid to the GTA. What shall be the tax amount to be paid under RCM? GST rupees 1500 is in CGST and Delhi GST. IGST में 3000, GST और में प्रत्येक को 2857, या फिर आईजीएसटी में 2857। क्या होगा फटाफट बताओ। बोलो। सीजीएसटी और दिल्ली जीएसटी प्रत्येक में, दिल्ली जीएसटी में प्रत्येक को कितना? 2857। किस परसेंट से लगाया आपने? ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा उस टाइम पे जीएसटी रेट क्या है। आप इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है क्लियर, है ना। तो जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि जीएसटी रेट क्या है तो वो डिपेंड करेगा जीएसटी के रेट पे। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो क्वेश्चन को हम कैसे मान ले, क्योंकि वो जो एक्ट था जिसमें 12%, 13% ये सारी चीजें दी हुई थी वो अमेंड हो चुका है ना। वो क्या हो चुका है? अमेंड हो चुका है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और जो अभी नया है उसमें कुछ दिया नहीं हुआ है, 12%, 13% कुछ भी नहीं है ना। वहां पर सिर्फ सप्लायर और आरसीएम की बात की गई है। ये परसेंटेज वाला पूरा मामला वहां से खत्म हो चुका है। धारा 95 में आपूर्ति की कौन सी श्रेणी निषिद्ध है? विच कैटेगरी ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड सेक्शन 95? केवल माल की आपूर्ति, केवल सेवा की आपूर्ति, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? है ना, बी है। यहां पर केवल क्या है? सेवा की आपूर्ति के बारे में बात की गई है। कौन सी आपूर्ति 95 के अंदर निर्दिष्ट है? विच सप्लाई ऑफ सर्विस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 95? बैंक द्वारा यात्रियों की ईसीओ परिवहन के माध्यम से आपूर्ति, सप्लाई थ्रू ईसीओ रेंटिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय अनरजिस्टर्ड होटल्स, सप्लाई थ्रू ईसीओ सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड प्लम हाउसकीपर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी की सारी ऑल ऑफ द अबव, ये सारी एग्जेम्प्ट है ना। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर होने के नाते ओला विभिन्न स्थानीय सेवा प्रदाताओं के माध्यम से यात्रियों को कैब सेवाएं की प्रदान करता है। ऐसे सेवाओं पर कर का भुगतान करने का दायित्व इन पर लागू होगा। पैसेंजर, लोकल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर कुछ भी नहीं? ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ी है ना। एक ई कॉमर्स होने के नाते ओला विभिन्न स्थानीय प्रदाताओं के माध्यम से यात्रियों को कैब, इसमें कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ी है ना। हेलो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन रहने देते हैं, बाद में देखते हैं, है ना। इसमें कुछ तो ऑप्शन में गड़बड़ी है। चलो 30 क्या बोल रहा है? श्री आलोक को अपना निजी सामान मुंबई से सिग्मा ट्रेवल सर्विसेज से संपर्क, इंग्लिश पढ़ लेती हूं मैं। मिस्टर आलोक हैड टू ट्रांसपोर्ट हिज पर्सनल गुड फ्रॉम मुंबई टू go, he contacts Sigma Travel Services. Sigma Travel is passenger bus traveler and also does transportation of good, that is good transport agency. He
transports goods of all passenger including non-passenger. Mr. Alok hands over the goods to Sigma Travel Agency Services. Sigma Travel issue consignment note for his goods. Alok is an unregistered person. What will be GST scenario in this case? है ना? Goods transport agency services rendered to unregistered person is exempt from tax. या फिर good transport agency is required to pay GST under reserve charge service rendered to unregistered person. GST to transport agency which in term will be deposited by goods GTA to government, या इनमें से कोई भी नहीं. एक बार क्वेश्चन मुझे ही समझने दो. ठीक है ना? तो ये यही ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज रेंडर्ड, जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम कोई भी सर्विसेज देते हैं तो वो क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा, है ना? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी सेवा जीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) के तहत आरसीएम प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है? एक, व्यक्तिगत वकील द्वारा प्रदान की गई प्रतिनिधित्व सेवाएं, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सीनियर एडवोकेट, representation services provided by a firm of advocate, legal services provided by an advocate to an unregistered individual. कौन सी एग्जेम्प्ट है, कौन सी नहीं आती है ना? तो हमने यही वाला देखा था. एक वकील द्वारा एक अपंजीकृत व्यक्ति को अगर कोई भी कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उसे हमने क्या देखा था? वो एग्जेम्प्ट है ना? सप्लायर में हमने बाकी सारी चीजें देखी थी. अगर रेसिपेंट क्या है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है, जी है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है, वो एग्जेम्प्ट थी. या फिर मान लो सप्लायर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, वो भी एग्जेम्प्ट है. रेसिपेंट इज एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, वो भी हमने देखा था क्या है? एग्जेम्प्ट है. लेकिन यहाँ पर सीनियर एग्जेम्प्ट मैंने जो बताया था एडवोकेट फॉर्म वाले में, वहां याद रखिएगा एक्सेप्ट है क्या? सीनियर एडवोकेट, है ना? तो ये सारी चीजें तो आपको मैंने लिखाई हैं. कुछ क्वेश्चन इसमें गलत थे, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स में बढ़ा दूंगी टेस्ट में. ठीक है, चलो, आरसीएम खत्म हो गया. अगर किसी को कुछ डाउट रह गए, जैसे ईसीओ में किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ भी है, तो प्लीज एक बार मुझे कॉल करके कंफर्म कर लेना, है ना? थैंक यू सो मच. चलो, बस ये याद रखो कौन सी जो है एग्जेम्प्ट आती है और कौन सी आरसीएम के अंदर आती है. आरसीएम बस क्लियर रखना, बस हो गया. फिर बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना? इतने टफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी नहीं, थोड़े इजी मिलेंगे. जो एक एक लाइन के है ना, कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा एजेंट है, उसको कोई सप्लायर दे रही है तो फिर आरसीएम लगेगा या फिर नहीं लगेगा. बैंक वाली सर्विसेज हैं, तो ये अभी पेपर हुआ नहीं मैम, रिजल्ट कब आएगा? ये कौन सी बात है? इशू ऑफ शेयर्स, है ना? इशू, फॉरफिट, ये सब कुछ आना है. मतलब शेयर वाला जो टॉपिक है ना, वो पूरा आएगा. कॉस्ट अकाउंट में इंट्रोडक्शन, अभी कॉस्ट अकाउंट में अपडेट करूंगी थोड़ी देर से, और कॉर्पोरेट अकाउंट भी शाम तक अपडेट करूंगी. तो मतलब दोनों टेस्ट आपके इंट्रोडक्शन वाले आज हो जाएंगे. और टेस्ट 2, तुम लोग टेस्ट अभी भी नहीं दे रहे हो, है ना? तो प्लीज टेस्ट देना शुरू करो. टेस्ट दोगे तो आपके लिए फायदा होगा. और वो भी जब आपको टॉपिक वाइज इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं ना, तो प्लीज दो. कॉस्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, प्रॉफिट सेंटर क्या है, इधर से इंट्रोडक्शन का पूरा कितने टाइप की कॉस्ट होती है वो सारा देगा. इंट्रोडक्शन में जितना भी मैंने क्लास लिया है ना, मटेरियल के पहले जितना भी पढ़ा है वो सब आएगा. और कल मटेरियल का टेस्ट अपडेट होगा. ठीक है, एक दिन में दो टेस्ट तो कम से कम आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट में. ऐसा कैसे हो रहा है? टेस्ट नहीं आ रहे हैं? प्रैक्टिस सेट में जाओ, देखो इतने सारे टेस्ट भरे हैं. तुम लोग बुक पूछते रहते हो, बुक से ज्यादा क्वेश्चंस तो मैंने तुम लोग को अभी तक दे दिए हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. एक मिनट रुकना, देखो कितने लोग टेस्ट दिए हो. टेस्ट दो, टेस्ट बने ना बने, कम बने, थोड़ा बने, ज्यादा बने, टेस्ट दो. जितने टेस्ट दोगे उतना सही रहेगा. और अभी 1 महीने हैं, मतलब मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती, 1 महीने बचे हैं पेपर को. अभी मैं इंट्रोडक्शन का टेस्ट अपडेट करती हूँ तो बोलते हो कि मैम पहले बता के टेस्ट लिया करो. ठीक है, कोई मतलब नहीं होता. इतने बड़े हो गए हो तुम लोग, कम से कम
मैं कोई भी टेस्ट डालू, किसी भी टॉपिक का टेस्ट डालू, आपको टेस्ट देने के लिए अब रेडी होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है आपके एफएलटीज लगाने का, है ना। और अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है मैं शुरू से चिल्ला रही हूँ रिवीजन करो, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अभी भी बहुत कम लोगों ने दिया है। ठीक है, चलो सुबह तो मैंने डाला है, टेस्ट दो। तो टाइम भी तो 1 साल का था, ठीक है। रिवीजन चल रहा है वो ठीक है, लेकिन टाइम भी तो 9-10 महीने का था ना, और अच्छा खासा टाइम लेके हमने पढ़ा भी है, तो ऐसा भी नहीं है। टाइम है, बड़ा सिलेबस है, मुझे पता है आप लोग को याद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब 10 यूनिट हमेशा याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। प्लीज आप एक बार चेक करिए, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं मैम, प्लीज। पैसे नहीं आ रहे हैं? कौन से पैसे? हाँ, ऊपर से सिलेबस है, मैं समझती हूँ, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर तो देना पड़ेगा ना। प्रगति ऑप्शन क्या है ये बताओ। रिवीजन करो टेस्ट दो, रिवीजन करो टेस्ट दो, यही है। और जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो बताओ। मुझे पता है बहुत है, मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत है, मैं नो डाउट मेरी पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब होगी, ये तो आपकी पढ़ते पढ़ते तो होगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ये बताओ, पढ़ना है ही, पेपर देना ही है, पेपर निकालना भी है, तो पढ़ना आप ही को पड़ेगा ना। पीछे का भूलने का सबसे ऑप्शन ये 5-5 मिनट 10-10 मिनट देके ना एक एक टॉपिक को ऐसे लूप में रखा करो, रिवाइज करते रहा करो, है ना।